हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से मैं आपके लिए 17 बीपीएससी के टेस्ट सीरीज फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं। लगभग दोस्तों जब तक आपको 17-18 दिसंबर को जो एग्जाम होने वाले हैं हमारे बीपीएससी के, उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा दोस्तों। सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे के सारे टॉपिक्स इसमें कवर में हुए हैं। तो आपको दोस्तों ऐसे टेस्ट में मिलेगा, और टेस्ट का दोस्तों मैं ये आपका पीडीएफ भी मेरे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको आंसर की भी डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं। और मैं कहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन है, आप हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ और टेस्ट को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? देखिए दोस्तों, भारत में प्रथम जो मानव जीवाश्म है वो नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था दोस्तों? नर्मदा नदी घाटी से। ठीक है, और कहां पर अगर जगह पूछ दे तो हथनौरा, सिरौर, मध्य प्रदेश नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुए हैं प्रथम मानव जीवाश्म के साक्ष्य। ठीक है, इसकी खोज पुरातत्व अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। तो दोस्तों याद रखिए, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? तो नर्मदा नदी घाटी से। दोस्तों ये टेस्ट समझ लीजिए, प्रैक्टिस सेट समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम मानव जीवाश्म भारत की नर्मदा नदी से प्राप्त हुआ। यह हथनौरा, सिरौर, मध्य प्रदेश में है, और इसका जो अरुण सोनकिया नामक पुरातत्वविद ने 1982 में इसे खोजा था। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। गर्त आवास के साक्ष्य कहां से प्राप्त है? दोस्तों गर्त आवास क्या है? देखिए दोस्तों, गर्त आवास का मतलब हुआ वैसे आवास जिसमें आदमी के शव के साथ साथ उसके पालतू कुत्तों को भी दफना दिया गया हो। ठीक है ना, यानी शवों के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य जो मिला है वह मिला दोस्तों कहां पर? बुजहोम में, बुजरहोम में। ठीक है दोस्तों, जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर के निकट स्थित बुरजहोम के नौपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल पाया गया है। इसको ध्यान रखिए। ठीक है, तो मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से मिला है? बुरजहोम से मिला है। और ये कहां पर है दोस्तों? आपको जम्मू कश्मीर में। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में पूछे हुए हैं, इसको इसलिए ध्यान दीजिए। सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो दोस्तों प्राग ऐतिहासिक युग, आग ऐतिहासिक युग, ऐतिहासिक युग, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, सिंधु जो सभ्यता संबंधित है। अब ये जो आपके सामने युग लिखे हुए इसके बारे में पहले जान लीजिए। देखिए, प्रागैतिहासिक युग उस युग को बोलते हैं जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। आग ऐतिहासिक उस युग को बोलते हैं जिसका लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, आज तक उस लिपियों का तोड़ नहीं निकाला जा सका। ठीक है, और ऐतिहासिक युग जिसका लिखित भी जानकारी है और जिसको पढ़ा भी जा सकता है। तो जो हमारी सिंधु सभ्यता है उसकी लिखित जानकारी तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, तो इसलिए सिंधु सभ्यता क्या होगी दोस्तों? आग ऐतिहासिक युग है। क्या है? आग ऐतिहासिक युग। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप जानते हैं हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है, लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर है, और रोपड़ कहाँ पे है दोस्तों? तो रोपड़ सतलज नदी के तट पे है, तो इसलिए रोपड़ झेलम वाला गलत हो जाएगा और सब सही है। यानी हड़प्पा रावी नदी के तट पर, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर, लोथल भोगवा नदी के तट पर, लेकिन रोपड़ सतलज नदी के तट पर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं दोस्तों? बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको ध्यान दीजिए। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद किसका स्रोत है दोस्तों? तो ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थना का स्रोत है, ये सही है। यहाँ पे स्रोत और प्रार्थनाएं मिल जाएगी। यजुर्वेद दोस्तों स्रोत एवं कर्मकांड का स्रोत है, यानी यहाँ पर स्रोत और कर्मकांड इसमें मिलते हैं। ठीक है, सामवेद जो है, सामवेद दोस्तों ये गलत है। सामवेद जो है संगीतमय स्रोत है, इसमें संगीत है, संगीत की जानकारी है। और अथर्ववेद तंत्र मंत्र और वशीकरण का, तो ये तीनों सही है लेकिन सामवेद गलत है। सामवेद में हमको क्या मिलता है दोस्तों? ये संगीतमय स्रोत है, तो आंसर सी हो जाएगा। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। देखिए दोस्तों, नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। इसमें नचिकेता ने बताया है कि आत्मा का न तो उदय होता है, आत्मा न तो कभी मरती है, न तो इसका जन्म होता है, बस इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, जस्ट लाइक ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, यही
ये यम और नचिकेता के बीच का संवाद जो है आपको मिलेगा कठोपनिषद में। किसमें मिलेगा दोस्तों? कठोपनिषद में। ठीक है। उपनिषद क्या है दोस्तों? उपनिषद के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उपनिषद जो है उनको वेदांत भी कहा जाता है। ये दर्शन पर आधारित है। उपनिषद में मोक्ष की भी चर्चा मिलती है। तो नचिकेता और यम का संवाद आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों? कठोपनिषद में। साथ में क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राजा के अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? देखिए दोस्तों, बताइए आप। ऑप्शन बिंबिसार है, सम्राट अशोक है, अजातशत्रु है और कनिष्क है। तो हमारे जो महान सम्राट अशोक के दोस्तों अभिलेखों से यह सूचना मिलती है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अशोक के रुम्नीदेही, कौन सा अभिलेख? रुम्नीदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष वहां पर गए थे लुम्बिनी में, तथा लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे बलि कर से मुक्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों राजस्व कर का केवल 1/8 लेने की भी घोषणा की गई थी। तो सम्राट अशोक के रुम्नीदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष सम्राट अशोक यहाँ गए थे और उन्होंने दोस्तों बुद्ध का जन्म होने का इसे बलि कर मुक्त कर दिया। साथ ही साथ क्या किया? राजस्व कर 1/8 कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनेकांतवाद निम्न में से किसका क्रोध एवं सिद्धांत एवं दर्शन है? देखिए दोस्तों, अनेकांतवाद जैन धर्म का दोस्तों, जैन मत का एक सिद्धांत एवं दर्शन है। पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होता है। बीपीएससी भी एक बार इसमें कंफ्यूज कर चुका था, तो इसको आप जान लीजिए। आज हमारे सेट में, प्रैक्टिस सेट में, टेस्ट में इसको समझ लीजिए। देखिए, पाटलिपुत्र की स्थापना जो है उसको अजात शत्रु ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर बसाया था। किसने दोस्तों? अजात शत्रु ने। और जो हमारे उदयन है, जिनका नाम आता है उदयन ने दोस्तों राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी स्थानांतरित की थी। तो दोनों याद रखिए, उदयन ने क्या किया था? उदयन जो राजा थे उन्होंने राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी स्थानांतरित की, और जो अजात शत्रु है उसने पाटलिपुत्र को गंगा और सोन नदी के संगम पर बसाया था। ठीक है। तो पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? अजातशत्रु। कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राचीन काल में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि प्राचीन काल में 16 महाजनपदों में से 3 बिहार में था। आप जानते हैं कौन कौन सा था दोस्तों? अंग था, मगध था और वैशाली था। ठीक है। तो इनकी जो जानकारी मिलती है दोस्तों, आपको 2 चीजों से मिल जाती है जानकारी। इसका किससे किससे मिलता है दोस्तों? तो आपको मिल जाएगी दोस्तों अंगुत्तर निकाय से और भगवती सूत्र से मिलती है। किससे मिलती है? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। नीचे दिए गए विदेशियों का भारत आने का सही क्रम क्या है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले महमूद गजनवी आया। कब आया दोस्तों? 999 से 1027 तक इसने 17 बार आक्रमण किया है। उसके बाद मोहम्मद गोरी आया 1175 ईस्वी में, फिर चंगेज खान 1221 में, तैमूर 1398 में। तो सबसे पहले दोस्तों महमूद गजनवी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गोरी, दूथरी, और फिर चंगेज खान, फिर कौन आया दोस्तों? तैमूर आया। दीवाने अमीर कोही एक कृषि विभाग की सुल्तान से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, दीवाने अमीर कोही, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। बताइए, इल्तुतमिश का है, अकबर का है, अलाउद्दीन खिलजी का है या मोहम्मद बिन तुगलक का है? तो बताइए जाए दोस्तों, किसने बता? देखिए दोस्तों, दीवाने अमीर को ही जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे शुरू किया था। यह सैनिकों का एक नया विभाग था जो सैनिकों को सबसे अधिक सक्षम बनाने के लिए बनाया गया था। सॉरी दोस्तों, एक कृषि विभाग था। ये किससे संबंधित था? सॉरी, कि तो ये मोहम्मद बिन तुगलक से। ठीक है। ये कौन था? कृषि विभाग था, दीवाने अमीर कोई, और इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। देखिए दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद लेकर गया था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत फेमस है दोस्तों, याद रखिए। मोरक्को का अफ्रीकी निवासी इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में रहा था। उसने भारत की डाक व्यवस्था का संपूर्ण विस्तार दिया है। तो दोस्तों याद रखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया दोस्तों? इन्होंने दीवाने अमीर कोई कृषि विभाग की स्थापना की।
साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी लेकर आए, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया और इनके राजकाज में अफ्रीकी यात्री, मोरक्को अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भी आया था। 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल सम्राट यूसुफ शाह को अकबर द्वारा बिहार में कहां दफन किया गया? तो देखिए दोस्तों, इनको दफन किया गया नालंदा में। ठीक है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वो दफन है कहां दोस्तों? नालंदा में। इनको नालंदा में दफन किया गया है। ठीक है, दिल्ली के किस शासक ने ब्राह्मणों पर जाजिया कर लगाया था? तो दोस्तों बताइए, वो है फिरोज शाह तुगलक। देखिए दोस्तों, इस तरह तो फिरोज शाह तुगलक बहुत दानवीर और बेरोजगारों को रोजगार देने वाला था, लेकिन उसने ब्राह्मणों पर जाजिया कर लगाया था। देखिए दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के बारे में बहुत चीजें हैं जो एग्जामों में पूछा हुआ है। दोस्तों, इसमें नहरों का जाल बिछाया था। ठीक है, इसने सिंचाई कर व हब्बे सर्क लगाया। पहली बार इसने क्या लगाया दोस्तों? सिंचाई कर, जिसका नाम हब्बे सर्क था। इसने दिल्ली में नए 1200 फलों का बाग भी बनवाया। ठीक है दोस्तों, ये दान दक्षिणा करने वाला सुल्तान था। इसने दान दक्षिणा करने के लिए दीवाने खैरात की स्थापना की, बेरोजगारों के लिए रोजगार कार्यालय खोले। फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों क्या किया? इसने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ दिल्ली लेकर आया था। इसने दोस्तों एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी, जिससे दो संप्रदायों के बीच शब्दों का, विचारों का आदान प्रदान हो सके। राज्य की खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला यह पहला सुल्तान था। ठीक है दोस्तों, इसने दारुल अल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की भी स्थापना की थी। तो ये जाजिया कर लगाया फिरोज शाह तुगलक ने, नहरों का जाल बिछाया, बेरोजगारों के लिए रोजगार दिया, दीवाने खैरात की स्थापना की, दारुल सफा खैराती अस्पताल बनाया। दोस्तों, इसने अनुवाद विभाग की स्थापना की, अशोक स्तंभ टोपरा तथा मेरठ से उठा लिया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो फिरोज शाह तुगलक के बारे में पूछी जाती है, तो ध्यान दीजिए। निम्न में से किस शासक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार अपनाया था? तो दोस्तों, मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार अपनाने वाला शासक कौन है, आप बताइए। आपके सामने दोस्तों, तो ये हमारे थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी, जिसने बाजार प्रणाली और मूल्य नियंत्रण प्रणाली को पहली बार अपनाया था। दोस्तों, इसने इसने बड़ी अस्थाई सेना बनाई और उनको सबको नौकरी और पेंशन दिया है। इसके साथ साथ इसने दोस्तों सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी इसी के राज में लागू हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के राज में। इसने झोपड़ियों पर भी कर लगाया। मंगोलों का आक्रमण इसी के शासनकाल में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आगरा की स्थापना किसने की? तो दोस्तों सिकंदर लोदी ने। आगरा की स्थापना दोस्तों सिकंदर लोदी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की? दोस्तों, कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये, तो 1632 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में यह स्थान पटना कॉलेज के रूप में जाना जाता है। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के प्रभुत्व को भारत में स्थापित किया था? बक्सर युद्ध, प्लासी युद्ध, चौसा युद्ध या धर्मत युद्ध? देखिए दोस्तों, पलासी युद्ध 1757 होने के बाद हुआ क्या कि बंगाल पर अधिकार हो गया अंग्रेजों का, लेकिन पूरे भारत पर अधिकार नहीं हो पाया। लेकिन जो बक्सर युद्ध है दोस्तों, 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर में पराजित किया। इन तीनों को हराने के बाद अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा। तो अंग्रेजों को उसके बाद इन्होंने दोस्तों जो शाह आलम द्वितीय हैं, इसके बाद हुआ क्या दोस्तों, आप देखिए। बक्सर की लड़ाई के साथ बंगाल के नवाब मीर जाफर हार गए। बक्सर के युद्ध के बाद दो संधियां हुई दोस्तों, इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक है, इस इलाहाबाद की संधि के तहत दोस्तों हुआ क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई। इसमें जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रेसिडेंसी दे दी। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर पूरी तरह अधिकार हो गया। ठीक है, इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 हुई। इसमें अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने
इलाहाबाद में कड़ाके जिले सालम को सौंप दिए। तो एक तरह से पूरे भारत पर जो है अंग्रेजों का एक अधिकार हो गया इसके बाद। तो ये सबसे अधिक निर्णायक युद्ध पूछे दोस्तों तो बक्सर का युद्ध है। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही क्रम है। देखिए दोस्तों, इसको पढ़ते हैं तो सबसे पहले वांडीवास युद्ध कब हुआ था दोस्तों, बताइए। वांडीवास का युद्ध हुआ, फिर आपको अंबर का युद्ध हुआ, फिर उसके बाद दोस्तों पलासी का युद्ध हुआ। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइए दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों अंबर युद्ध हुआ। अंबर युद्ध 1749 में हुआ। कब हुआ दोस्तों अंबर युद्ध, 1749 में। फिर उसके बाद पलासी युद्ध 1757 में हुआ। फिर दोस्तों आपको हुआ वांडीवास का युद्ध 1760 में। वांडीवास का युद्ध आप जानते हैं दोस्तों अंग्रेजों तथा फ्रांसीसी के युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज विजयी रहे। पलासी का युद्ध आप जानते हैं अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ जिसमें अंग्रेज ने पूरे बंगाल पर अधिकार कर लिया। ठीक है दोस्तों। और बक्सर के युद्ध आप जानते हैं 1764 में। तो अंबर युद्ध पहले, फिर उसके बाद पलासी युद्ध, वांडीवास युद्ध और बक्सर के, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए। देखिए दोस्तों टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध में 1799 में मारे गए थे, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। उस समय दोस्तों जो अंग्रेजों के जो लॉर्ड वेलेस्ली उस समय लॉर्ड था। ठीक है दोस्तों। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। आधुनिक पद्धति से विदेशों में अपना स्थापित किया था इन्होंने दूतावास। ठीक है। तो 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के साथ युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसके शासनकाल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में अस्थाई जो है बंदोबस्त शामिल हुआ। अस्थाई बंदोबस्त जो है जमींदारों के साथ किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और कब किया दोस्तों, 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने अपनी आंखों से देखा था। तो दोस्तों मिर्जा गालिब ने। किसने दोस्तों, मिर्जा गालिब ने। तो इसमें क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों आप जानते हैं संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच हुआ था, एकदम सही है। कोल विद्रोह 1831 से 32 हुआ था। चंपारण आंदोलन, तीनकठिया आंदोलन जब राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी आए थे तो 1917 में हुआ। अहोम विद्रोह दोस्तों 1819 में नहीं हुआ था दोस्तों। अहोम विद्रोह का प्रारंभ जो है 1828 में हुआ। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में किया गया था ये अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह आसाम में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 1828 में। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था, जर्नल। तो ये शुरू किया था दोस्तों 20 जुलाई 1924 को भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकरणी सभा बनाई थी। सर चिमन लाल हीरालाल सीतलवाड़ इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए। 3 अप्रैल 1927 को बंबई ने मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत आरंभ किया था। कब दोस्तों, 3 अप्रैल 1927 को भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत जर्नल शुरू किया था। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों पढ़ते हैं, इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने। तो ये चारों का चारों दोस्तों सही है। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में असत्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, यही गलत है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। ये पहली विदेशी महिला अध्यक्ष थी ये एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम द्वारा की गई थी, यह भी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, यह भी सही है दोस्तों। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड पर खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने कब बम फेंका था या फेंकने का प्रयास किया था। दोस्तों गलती से बम इस पे नहीं गिरा, दूसरे व्यक्ति पर गिर गया था। तो दोस्तों ये घटना है आपको 30 अप्रैल 1908 की, जब मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड पर खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंकने का प्रयास किया था। कब दोस्तों, 30 अप्रैल 1908 को।
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस वर्ष बिहार की यात्रा की थी? तो 1928 में दोस्तों भागलपुर में जो है वो आए थे। टीएनबी कॉलेज में उन्होंने छात्रों को संदेश दिया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बिहार में 1928 में भागलपुर में आए थे। राजकमल शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण किस दिन पहुंचे थे? देखिए दोस्तों, चंपारण के किसानों को जो उनको तीन कठिया प्रथा के लिए मजबूर कर दिया गया। तीन कठिया प्रथा यानी 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा में आपको नील रोपना ही है। इससे किसान परेशानों की दुख को देखते हुए राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पहुंचे थे। और गांधी जी चंपारण दोस्तों किस तिथि को पहुंचे आप बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। तो गांधी जी चंपारण दोस्तों 15 अप्रैल 1917 को आए थे। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के साथ बहुत लोग थे। नासी पारेख, अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, कृष्ण सिंह, मौलाना मजहरुल हक, जेबी कृपलानी, ब्रज किशोर और शंभुनाथ चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी थे। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ है, पूछ लेगा क्वेश्चन आपको। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महाराज महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों 1915 में राजा महेंद्र सिंह इसका राष्ट्रपति बनाए गए थे और बरकतुल्ला इसके प्रधानमंत्री थे। बिहार के कितने जिले नेपाल से सीमा बनाते हैं? तो देखिए दोस्तों, बिहार के 7 जिले नेपाल से सीमा बनाते हैं। ये 7 जिले कौन कौन है दोस्तों? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इसको ध्यान रखिए। 32वें नंबर क्वेश्चन पर निम्न कथनों पर विचार करते हैं दोस्तों। भारत में हिमालय 5 राज्यों में फैला हुआ है। दोस्तों यह गलत है। भारतीय हिमालय भारत के 12 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें राज्य दोस्तों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये भी गलत है दोस्तों। पश्चिमी घाट भी 6 राज्यों में फैला हुआ है, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल में। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, यह सही है दोस्तों। लद्दाख पठार अक्साई चीन का भाग है, यह भी सही है। तो केवल 3 और 4 सही हैं और 1 और 2 गलत है। हिमालय 12 राज्यों में फैला हुआ भारत के, और पश्चिमी घाट केवल केवल 6 राज्यों में फैला हुआ है। बिहार के 90% धरातल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो चलते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सिक्किला दर्रा कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में, यह सही है। लिपुलेख दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है दोस्तों। नाथुला दर्रा सिक्किम, ये भी सही है। जोजिला दर्रा कश्मीर। दोस्तों ये लिपुलेख दर्रा जो है गलत है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रा दोस्तों कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। कहाँ लिपुलेख दर्रा दोस्तों? उत्तराखंड में, हिमाचल में नहीं, यही गलत है। और सब सही है। सिक्किला दर्रा हिमाचल सही है। लिपुलेख दर्रा दोस्तों कहाँ है? उत्तराखंड में। तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? देखिए दोस्तों, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा 9 राज्यों में इसका विस्तार है। सबसे ज्यादा तट रेखा गुजरात की है, 1214 किलोमीटर। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। गोवा की तट रेखा लंबाई सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? देखिए दोस्तों, लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है। कितने द्वीप है दोस्तों? 36 द्वीप है। केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीपों से बना है। इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 10 द्वीप आबाद है। 36 द्वीपों में 10 ही द्वीप आबाद है। उत्तरी द्वीप समूह को अमीन बीबी कहा जाता है। दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकाय कहा जाता है। मिनिकाय 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरती है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रॉट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन है? देखिए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह बात किया जाए तो भील है। दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह गोंड है। कौन है दोस्तों? गोंड है। तीसरे नंबर पर नायकदा है। तीसरे नंबर पर संथाल है और चौथे नंबर पर नायकदा है। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन हो जाएगा दोस्तों? तो गोंड हो जाएगा। और सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन है? भील है। इसको ध्यान रखना है।
निम्न नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो दोस्तों देवप्रयाग में। देवप्रयाग टिहरी उत्तराखंड में स्थित है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों का संगम है। इसी संगम स्थल के बाद नदी को गंगा कहा जाता है। निम्न में कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? देखिए दोस्तों, पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरने वाली तीन नदियां नर्मदा, माही और ताप्ती है। गंगा नदी पूरब की ओर बहती है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों गंगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। बिहार में नागी नकटी पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? तो देखिए दोस्तों, यह आपके ये जमुई जिले में है। दोस्तों हाल ही में बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। बिहार में 3 रामसर स्थल हैं। एक कांवर झील बेगूसराय, नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य, ये तीनों को रामसर का दर्जा मिल गया है। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत बढ़कर कितनी हो गई है? देखिए दोस्तों, हाल ही में आई लगभग आपको अगस्त 2024 में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत बढ़कर 363 किलोवाट आवर हो गई है। ठीक है दोस्तों, जो 2005 में मात्र 145 यूनिट थी, अब 363 यूनिट प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत बढ़कर हो गई है। बिहार के ऊर्जा मंत्री कौन है दोस्तों? विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील जहां स्थित है वो कौन सा जगह है दोस्तों, आप बताइए। तो चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। एक लेगून, खारे पानी की एक लेगून झील है। ये उड़ीसा तट में स्थित है। उड़ीसा तट को उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलती है? पौधों को सबसे अधिक पानी दोस्तों आपको किस मिट्टी में मिलते हैं, बता दीजिए। तो दोस्तों पौधों को सबसे अधिक पानी जो है चिकनी मिट्टी में मिलती है। किस मिट्टी में मिलती है दोस्तों? चिकनी मिट्टी में। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। किस किस राज्यों की दोस्तों, बताइए। आपके पास ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की। तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यानी एक ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन है? तो दोस्तों वो केरल है। केरल में सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादन होता है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो सप्तऋषि कहलाते हैं। ठीक है, सप्तऋषि तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होता है? देखिए दोस्तों, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को होता है। इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है, उसे अपसौर कहते हैं। तो उपसौर 3 जनवरी, अपसौर 4 जुलाई, इसको याद रखिए। तो ऑप्शन दोस्तों 3 हो जाएगा। 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है। इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? देखिए दोस्तों, जैव निम्नकरणीय उनको कहते हैं जो जैव प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं। तो दोस्तों जो प्लास्टिक, पॉलिथीन और पारा, ये जैव निम्नकरणीय नहीं है। सिर्फ रबड़ ही जैव निम्नकरणीय है जो अपघटित हो जाता है जैव प्रक्रिया द्वारा। लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक हैं। किसके सूचक है दोस्तों? लाइकेंस। लाइकेंस दोस्तों वायु प्रदूषक के सूचक हैं। किसके हैं दोस्तों? वायु प्रदूषक। यदि वायु प्रदूषण बढ़ेगा तो लाइकेंस इसके सूचक हैं। भारत के निम्न क्षेत्रों में से कौन जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, भारत की जैव विविधता हॉट स्पॉट, चाहे उत्तेजनशील स्थल का मतलब क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। जैव विविधता हॉट स्पॉट ऐसी जगह को कहा जाता है जहां पर जातियों को पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है। तो इसमें दोस्तों आपको हो जाएगा पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, ठीक है, और सुंडालैंड हो जाएगा। तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट इसका आंसर तो 2 और 3 हो जाएगा दोस्तों। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। निम्न में से कौन सी कमेटी पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, एल.एम. सिंघवी कमेटी है, अशोक मेहता कमेटी है, बलवंत राय मेहता कमेटी है, पी.वी.एन. राव कमेटी नहीं है। निम्न में से किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है? तो दोस्तों वो अनुच्छेद 32 है।
इसके तहत मौलिक अधिकारों के उपचारों का अधिकार उच्चतम न्यायालय के पास आप आवेदन करके मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने का आवेदन दे सकते हैं। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने का अधिकार भी दिया गया है। परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 के तहत जो है मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय को आवेदन दिया जा सकता है। निम्न में से किसी सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो दोस्तों वो महान्यायवादी है। महान्यायवादी जो है भारत की सरकार के उच्चतम वकील होते हैं और उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष लेने वाले होते हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के संसद के कितने अंग होते हैं? देखिए दोस्तों, भारत के संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, उपराष्ट्रपति उसका अंग नहीं होता है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। भारत के संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों ये कौन थे बताइए। देखिए दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 सितंबर 1946 को हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा और संवैधानिक सलाहकार PN राव को बनाया गया था। इसको याद रखिए, तीनों पूछ देता है। निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो दोस्तों वो लोकसभा अध्यक्ष है। 18वीं लोकसभा भी चल रही है। 18वीं वो लोकसभा के अध्यक्ष अभी ओम बिड़ला हैं। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। याद रखिए दोस्तों, अगर निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो मुख्य निर्वाचन के परामर्श पर राष्ट्रपति इसको हटाएंगे। भारत का संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन का निषेध करता है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 24 कारखानों में बच्चों के नियोजन, 14 वर्ष से कम बच्चों का कारखानों में नहीं लगाया जा सकता है रोजगार में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? दोस्तों तो पटना जिला था। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में आती है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं? तो पंचायती राज प्रणाली दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत आती है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल और केवल दोस्तों, धन विधेयक आपको लोकसभा में पेश किया जा सकता है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। बिहार की जनसंख्या दोस्तों 2023 में लगभग 12 करोड़ के आसपास हो गई है। भारत में निम्न में से किसके शासनकाल में रोलिंग प्लान प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों जनता पार्टी के शासनकाल में रोलिंग प्लान जो है प्रारंभ किया गया था। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर कब अस्तित्व में आया दोस्तों? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया है। नीति आयोग के मुख्य जो है प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, नीति आयोग के मुख्य प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरी हैं। नीति आयोग के CEO जो वर्तमान है वो कौन है दोस्तों? VV सुब्रमण्यम है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। बिहार का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? देखिए दोस्तों, बिहार के 2011 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जनजाति समूह संथाल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करता है? तो दोस्तों 2 बार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में 2 बार अपनी आर्थिक नीति की समीक्षा करता है। न्यू टैक्स रिजीम में 3 से 7 लाख तक के आय पर कितना टैक्स लगाने का निर्णय हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है? तो दोस्तों 5% का टैक्स लगेगा न्यू टैक्स रिजीम में। केंद्रीय बजट 2024-25 में मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो पहले दोस्तों 10 लाख मिलता था, 20 लाख बढ़ाकर मुद्रा लोन की सीमा कर दी गई है। कृषि, पशुपालन, अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों?
तो देखिए दोस्तों, कृषि, पशुपालन, अर्थव्यवस्था ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 1 फीट कितने मीटर के बराबर होता है? तो 1 फीट 0.305 मीटर के बराबर होता है। लक्स मीटर से दोस्तों क्या मापा जाता है? तो दोस्तों इससे प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। विद्युत धारा जो है एम्पियर से, एमीटर से मापा जाता है। कोण की माप सेक्सटेंट से की जाती है। निम्न में कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो दोस्तों विस्थापन सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, बल भी है, आयतन सदिश राशि नहीं है। किसी पिंड का भार, देखिए दोस्तों, जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, अतः ध्रुवों पर ही पिंड का भार सर्वाधिक होगा। और भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। देखिए दोस्तों, पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक जो है, पानी का अपवर्तनांक जो है वायु से अधिक होता है। जल में डूबे उत्तल लेंस को यह अवतल लेंस में बदल देता है। तो देखिए दोस्तों, ये साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है दोस्तों? साबुन के बुलबुले का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? आपको अधिक होता है। ठीक है ना? क्या होता है दोस्तों? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। मृग मरीचिका का कारण क्या है? देखिए दोस्तों, मृग मरीचिका बनने का जो कारण है, मृग मरीचिका बनने का कारण दोस्तों प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से मृग मरीचिका होती क्या है दोस्तों? जब आप रेगिस्तान में जा रहे हैं तो आपको भ्रम होता है कि वहां पर पानी है, चाहे किसी वस्तु के होने का भ्रम होता है, ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही होता है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति कार्य करता है? देखिए दोस्तों, जल में वायु का बुलबुला जो है आपको अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। पानी का अपवर्तनांक वायु में अधिक होता है, इसी कारण जल में डूबे उत्तल लेंस को यह अवतल लेंस में बदल देता है। किस तापक्रम पर सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाना समान होते हैं दोस्तों? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है दोस्तों, -40 डिग्री पर तापक्रम और सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाना समान हो जाते हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, इसका मतलब हुआ है कि जब कोई वेव चलता है दोस्तों, वेव जब कोई चल रहा है तो होता क्या है दोस्तों, एक वेव का एक साइकिल पूरा करने में दो दो हाइट यानी दो सबसे ऊंचे स्थानों का लेंथ को जब मापते हैं तो वो तरंगदैर्ध्य होता है दोस्तों। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको हम दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अलग से जब हम पढ़ाएंगे दोस्तों भौतिकी तो उसमें बताएंगे। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है दोस्तों? तो अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर दोस्तों घटता है। क्या होता है दोस्तों? घटता है। अर्धचालक क्या होता है दोस्तों? चालक, अचालक और अर्धचालक का पड़े होंगे। ठीक है दोस्तों, जिसमें करंट पूरा फ्लो करे चालक, जिसमें करंट थोड़ा कम फ्लो करे अर्धचालक, और इसमें करंट पूरी तरह फ्लो ना करे उसको अचालक बोलते हैं। स्पैम किसको कहते हैं दोस्तों? स्पैम कॉल सुना होगा आपने, स्पैम मालवेयर सुना होगा। ये जो दोस्तों क्या होता है, ये कंप्यूटर को खराब करने, चाहे मोबाइल पर जो है मोबाइल को हैक करने वाले लोग होते हैं, तो ये कंप्यूटर से संबंधित है। ये कंप्यूटर में स्पैम भेजकर उस पर वायरस भेजा जाता है। निम्न में सबसे तेज मेमोरी कौन होती है? तो दोस्तों कैचे मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है कंप्यूटर का। परमाणु के नाभिक में क्या क्या पाया दोस्तों? देखिए दोस्तों, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर क्या दोस्तों कक्षाओं में चक्कर लगाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है दोस्तों? तो बढ़ जाता है। अशुद्धियां डालने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है। कैलेमाइन किसका अयस्क है? तो कैलेमाइन जिंक का अयस्क है। जर्मन सिल्वर में कितना प्रतिशत चांदी होता है? तो 0% इसमें चांदी नहीं होता है दोस्तों। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के प्रयोग में लाई जाती है? तो क्लोरीन शुद्ध करने के लिए लाई जाती है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो नील हरित शैवाल है। निम्न में कौन सा कीट नहीं है होता है? कीट नहीं है दोस्तों। देखिए, कीट 6 पैर वाले होते हैं, लेकिन जो मकड़ी है दोस्तों 8 पैर वाले होती है, इसीलिए कीट नहीं है। लाइकेन मिश्रित जीव है जो
कवक और किससे बनते हैं दोस्तों? शैवाल से बनते हैं। कवक और शैवाल से लाइकेन बनता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में प्रमुख भिन्नता किसकी होती है दोस्तों? तो जंतु कोशिका में कोशिका भीति नहीं पाई जाती है दोस्तों, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भीति होती है। डीएनए में मौजूद शर्करा क्या होती है दोस्तों? तो डीऑक्सी राइबोज है। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम मूल रूप से दोस्तों प्रोटीन होते हैं। ठीक है, एंजाइम एक रासायनिक पदार्थ है जो हमारे खाने को पचाने में सहायक होते हैं। निम्न में कौन सा सही सुमेलित है? तो विटामिन ए से रतौंधी होता है कमी से दोस्तों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो 1 2 3 4 चारों ऑप्शन सही होंगे। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा दोस्तों? तो रेनिन है। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर का ताप का नियंत्रण करता है? तो ये फेफड़ा है दोस्तों। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय से तेज, हृदय से मंद। तो दोस्तों देखिए, मानव कलाई में जो स्पंदन है वो क्या होता है दोस्तों? हृदय के बराबर ही होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में 90% जल होता है। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहां पाई जाती है? तो दोस्तों मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है, वहीं पर स्मरण क्षमता पाई जाती है। हाइपोथैलेमस जो भाग है दोस्तों वो हमारे शरीर में भूख लगना नियंत्रण करता है। चलिए दोस्तों इसको पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों इसमें कौन सा क्वेश्चन नंबर है दोस्तों? आपका क्वेश्चन नंबर ये हो गया जनन ग्रंथि। चलिए, तो जनन ग्रंथि कौन है दोस्तों? जनन ग्रंथि से प्रोजेस्टेरोन निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों? प्रोजेस्टेरोन निकलता है। तो ए का 2 हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन कहलाता है, तो बी का 3 हो जाएगा। अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है, इसी की कमी से आपको क्या डायबिटीज हो जाएगा। और अर्धिविक जो है कार्टिसोल निकलता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो दोस्तों बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है दोस्तों। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड 11 मई 1911 कब हुआ था दोस्तों? तो 11 अगस्त 1942 को हुआ था दोस्तों पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड। बिहार में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो बिहार में खिलाफत आंदोलन जो है वो 1900 दोस्तों कब हुआ? 1919 में। कब शुरू हुआ दोस्तों? 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। केंद्र सरकार ने 2024-25 के केंद्रीय बजट में बिहार को विशेष पैकेज के तौर पर कितनी राशि आवंटित की है? तो 59,800 करोड़ जो है दोस्तों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना था, लेकिन सरकार ने विशेष पैकेज के तौर पर 59,800 रुपए दिए हैं। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? तो लगभग दोस्तों 80% जनसंख्या। सीडेक द्वारा निर्मित बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो परम बुद्ध नाम है दोस्तों। बिहार का लिंगानुपात 2023 में बढ़कर कितना हो गया? तो 953 हो गया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 का एकल पुरुष का खिताब किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर। जेनिक सिनर इटली के हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 1 रजत सहित 6 पदक जीते हैं भारत ने दोस्तों। हेनले वर्ल्ड पासपोर्ट रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर है 2024 में? तो 82वें स्थान पर, 82वें स्थान पर। वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी हो चुकी है? तो 144.17 करोड़। अरुणाचल प्रदेश में नए बने 26वें जिले का क्या नाम है? तो दोस्तों केई पनियोर 26वां जिला बना है, जबकि बिचोम 27वां जिला बना है। अरुणाचल प्रदेश में 26वां जिला कौन बना दोस्तों? केई पनियोर बना है और 27वां बिचोम। किस राज्य सरकार ने पहली बार सड़क सुरक्षा बल का गठन किया है? तो पंजाब सरकार ने। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नंद किशोर यादव बनाए गए हैं। भारत की किस महिला को ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। रॉटरडेम नीदरलैंड में अप्रैल 2024 में आयोजित 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का मुख्य विषय था लोगों को धरती के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना।
120 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 29 मार्च 2024 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। सही है। यह सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर है। इसे भारत के डीआरडीओ तथा रूस ने मिलकर विकसित किया है। तो दोस्तों चारों का चारों कथन सही है। जून 2024 में आयोजित हुए पुरुष T20 विश्व कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो उसेन बोल्ट और युवराज सिंह को भी बनाया गया था। उसेन बोल्ट को जानते हैं दोस्तों, धरती पर सबसे तेज धावक हैं उसेन बोल्ट। जुडिथ सुमिनावा तुलका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की। 7 मार्च 2024 को नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? तो दोस्तों स्वीडन 7 मार्च 2024 को नाटो का 32वां सदस्य बना है। केरल सरकार द्वारा लॉन्च किए गए देश के पहले सरकारी स्वामित्व वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो सी स्पेस नाम है दोस्तों। गणित का नोबेल कहे जाने वाला एबल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मिशेल टेला ग्रैंड को। फरवरी 2024 में आयोजित सबसे बड़े जनजातीय त्योहारों में से एक मेदारम जथारा किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो तेलंगाना में। मार्च 2024 में किस देश को प्रतिष्ठित खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारत को। मार्च 2024 में भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन कौन बनी है? तो शीतल देवी। भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय किस शहर में बनाया जा रहा है? तो दोस्तों हैदराबाद में। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब शुरू हुई? तो 17 सितंबर 2023 को। किस देश में भारत सरकार ने एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क बनाने की घोषणा की है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। पीएम मोदी ने मार्च 2024 में किस राज्य में सेला सुरंग का उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। जुलाई 2024 में पीएम मोदी ने किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में चर्चा में रहा कृति पहल किस मंत्रालय की पहल है? तो खेल मंत्रालय की। अमेरिका में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय मोहन क्वात्रा को। 13 मई को मेघालय के उमरोई में भारत और किस देश के बीच 7वां शक्ति सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो फ्रांस और भारत के बीच। जनवरी 2024 में आयोजित 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो 12 फेल को। 30 मई 2024 को देश का पहला 3D टेक्नोलॉजी रॉकेट किसने लॉन्च किया है और उसका क्या नाम है दोस्तों? तो अग्नि बाण नाम है उसका। क्या नाम है दोस्तों? अग्नि बाण 3D टेक्नोलॉजी रॉकेट का। भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर कौन बना है? तो कोझिकोड बना है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, और मैथ का जो क्वेश्चन बचा आपको उसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैथ का सॉल्यूशन देना पड़ेगा। तो आप देखिए दोस्तों, पूरे 140 क्वेश्चनों का मैंने दिया, और आपको कैसा लगा टेस्ट जरूर बताइए। ये प्रैक्टिस से टेस्ट आप जो कही है, और दोस्तों आपको लगभग मैं 50 के आसपास टेस्ट लेकर आऊंगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। ऐसे ही हमारे वीडियो से, और इसका पीडीएफ भी मैं आपको अमित सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा।